बड़ी खबर यह है कि बीपीएससी छात्रों के समर्थन में पप्पू यादव का चक्का जाम का ऐलान सामने आया है। पप्पू यादव के समर्थकों ने पटना सचिवालय पर ट्रेन रोक दी है। समर्थकों के साथ पप्पू ने भी ट्रैक जाम किया। ये देखिए तस्वीरें, काफी हंगामेदार तस्वीरें आज ये सामने आई, जब समर्थकों की तरफ से यहाँ पर ट्रैक को बाधित किया गया, रोका गया, ट्रैक के सामने प्रदर्शन किया गया। ट्रेन गुजरनी थी, फिर उसके बाद पुलिस ने आवाजाही को आगे बढ़ाया है। और रुपेश हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त लाइव हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रुपेश, ऐसा लग रहा है ये पूरा आंदोलन छात्रों की मांगों को लेकर दो धड़ों में बंटा हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ है पप्पू यादव के समर्थक, तो दूसरी तरफ है प्रशांत किशोर खुद और उनके समर्थक। आगे होगा क्या, कैसे मांगे मानी जाएंगी? देखिए, इस वक्त 3 से 4 फ्रंट खुले हुए हैं। मांग एक ही है, बीपीएससी की जो परीक्षा हुई है उसका री एग्जाम कराया जाए। एक तरफ प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, दूसरे तरफ पप्पू यादव पैदल मार्च कर रहे हैं, सड़क जाम कर रहे हैं, रेल चक्का जाम कर रहे हैं, तो तीसरी तरफ ये देखिए वाम दलों के जो छात्र संगठन हैं उनसे जुड़े हुए जो छात्र हैं बड़ी संख्या में इस वक्त पटना के कारगिल चौराहे पर जुड़े हैं और ये मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं। जो धरना स्थल था मुख्य, जहां पर पिछले एक पखवाड़े से धरना प्रदर्शन अनशन चल रहा था, जो कि शुरुआती दिनों से जब से परीक्षा हुई और वहां पर हंगामा हुआ, उसके अगले दिन से जो आंदोलन शुरू हुआ वो गर्दनी बाग में था। गर्दनी बाग धरना स्थल पर मुट्ठी भर छात्र रह गए हैं। वो छात्र भी वहां पर बैठे हैं जिन्होंने शुरुआती दौर में अनशन किया था, उन्होंने अब अपना अनशन समाप्त कर लिया है, लेकिन वहीं बैठे हैं वो गिनती के छात्र हैं और वो ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर क्या निर्णय लेते हैं, क्या आंदोलन करते हैं, उससे उनको मतलब नहीं है। पप्पू यादव क्या कहते हैं, उससे उनको मतलब नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि छात्र कहाँ हैं? छात्र ना गर्दनी बाग में हैं, न तो प्रशांत किशोर के साथ हैं, न पप्पू यादव के साथ हैं, न यहाँ छात्र मौजूद हैं। यानी कि वो छात्र जो बीपीएससी के परीक्षार्थी हैं, वो छात्र जिन्होंने परीक्षा दी थी, वो छात्र जिनको आगे परीक्षा देनी है, वो नदारद हैं। और खासकर वो तब से नदारद हुए हैं जब से सियासत की एंट्री हुई है, छात्र एग्जिट कर गए हैं। और यहाँ पर आप देखिए मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने प्रशांत किशोर एक बार गांधी मैदान में छात्र संसद करने के बाद वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले थे, जहां पर लाठीचार्ज हुआ। बाद में प्रशांत किशोर ने कहा कि यह गलतफहमी में लाठीचार्ज हुआ है। उस दिन भी प्रशांत किशोर की मौजूदगी में छात्र 2 धड़े में बंट गए थे। प्रशांत किशोर के कहने पर छात्र गांधी मैदान में तो जरूर पहुंचे थे, लेकिन आगे पहुंचने के बाद छात्र वापस लौटने को तैयार नहीं थे और प्रशांत किशोर वापस गांधी मैदान लौटने को कह रहे थे। प्रशांत किशोर कुछ छात्रों के साथ गांधी मैदान लौट आए और कुछ छात्र वहीं पर रह गए। वहीं पर 2 फांट यानी कि 2 गुटों में, 2 धड़ों में भ्रम की स्थिति छात्रों में। और आज जब मैंने गर्दनी बाग में छात्रों से बात की, छात्रों ने कहा, जो वहाँ पर मौजूद हैं, मुट्ठी भर ही हैं, लेकिन वहाँ पर मौजूद छात्रों ने कहा कि छात्रों में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। वो पप्पू यादव की बात माने, उनके आंदोलन के साथ रहें, प्रशांत किशोर के आंदोलन के साथ रहें, या फिर वो खुद गर्दनी बाग में रहें, या फिर इस तरह से सड़कों पर उतर करके आंदोलन करें, बीपीएससी के खिलाफ आंदोलन करें, मुख्यमंत्री के खिलाफ आंदोलन करें, या फिर सरकार से वार्ता करें। क्योंकि सरकार के जो मुख्य सचिव हैं, मुख्य सचिव बार बार वार्ता के लिए बुला रहे हैं। मुख्य सचिव से वार्ता के लिए छात्र गए भी थे, छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला भी था, वहाँ कुछ बातें भी रखी गई थी। लेकिन बीपीएससी कह रहा है कि अगर आप री एग्ज़ाम चाहते हैं तो कोई बहुत ऐसी स्थिति नहीं है कि बीपीएससी हर हाल में परीक्षा रद्द नहीं करना चाहता है। आप एविडेंस दीजिए। किसी भी जिले के पदाधिकारी ने कोई ये रिपोर्ट नहीं दी है कि पटना के एक परीक्षा केंद्र के अलावा कहीं पर हंगामा हुआ है। बिल्कुल रुपेश, बड़ी बात यह है कि बीपीएससी की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले सबूत तो दीजिए कि अगर परीक्षाओं में गड़बड़ी है तब तो री एग्जाम होगा। लेकिन ये पूरा आंदोलन राजनीतिक रूप ले चुका है। रेलवे स्टेशन पर सांसद पप्पू यादव भी प्रदर्शन में शामिल हो गए। हमारे संवाददाता रुपेश ने ही पप्पू यादव से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए क्या कह रहे हैं। पप्पू यादव जो खुद हमारे साथ हैं। पप्पू जी, कई फ्रंट खुल गया है, ऐसा लगता है? कोई फ्रंट नहीं है, ये छात्र फ्रंट है। यूपीएससी याद कीजिए, मुखर्जी नगर में बम गोली चली थी, अडवाणी जी के हाथ से हमने पेपर फाड़ दिया था। तो हिंदी सीसेट का याद कीजिए। एसएससी में हम 1.5 महीना दिल्ली में लड़े। शिक्षक का याद करिए।
सब आप याद कीजिए, आप कोई चीज़ छुपी नहीं आपसे। शिक्षक आप याद कीजिए, आप याद कीजिए जब पटना बच्चों को 3 ठोको मारा गया था, 3 दिन पटना बंद किए थे। तो हम तो हमेशा आंदोलन का हिस्सा डेमोक्रेटिक तरीके से, हम अपने प्रशासन से कभी नहीं लड़े। आप उठा के देखिए, हम हमेशा कोऑपरेटिव रहे हैं, लेकिन हम लड़े हैं, लड़ते लड़ते मरे हैं, मरते मरते लड़े हैं। आप इस बात को समझिए कि बच्चों के भविष्य का सवाल है। पेपर लीक आउट क्यों नहीं रुक रहा है, और हमारे बच्चे कब तक, मिडिल क्लास गरीब के बच्चे कब तक, पैसा जिसको नहीं है, क्या वो क्वेश्चन पेपर लीक आउट होता रहेगा? मेरा मुद्दा कि पेपर लीक आउट है, मेरा मुद्दा बीपीएससी री एग्जामिनेशन है, जांच है, कोचिंग माफिया है। अभी ये बताइए कि माइलेज किसको मिला, पप्पू यादव को कि प्रशांत? लीड आपको लग रहा है कि वो लीड ले लिए आपसे? पीके आपसे लीड ले लिए? कौन चीज का लीड? पीके कौन चीज का ये लीड? जो सियासत हो रही है भैया, सदन में पप्पू यादव 4 बार, इसमें लीड का क्या मतलब है? हम तो छात्रों की आवाज है। उसको ना पता है कि 6 बार में वो गए एकदम 6 बजे ठूस ठूस के, और उसके बाद लगा इसको 2 घंटे में हटा देगा। तो मैनेज ठूस का मतलब? अच्छा, उदरस्त करके भर दिन क्या भूखे थे घर में? घर में भूखे नहीं ना होंगे? अब हमको बताइए ना। उसके बाद और 12 बजे रात भी गए थे गाड़ी से निकल के, देख लीजिए। वहाँ से 12 बजे अपने घर गए थे, देखिए ना भाई। तो उसको माइलेज नहीं मिला। हम तो लड़ रहे हैं बचपन से, हमको किस माइलेज की जरूरत है? तो प्रदर्शन का समर्थन पप्पू यादव क्यों कर रहे हैं, ये बातचीत आपने सुनी। इसके अलावा कल से पटना के गांधी मैदान में अनशन पर प्रशांत किशोर भी हैं। हमारे संवाददाता रूपेश ने प्रशांत किशोर से भी बात की है, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। बीपीएससी री एग्जाम की मांग को लेकर छात्र पिछले 1 पखवाड़े से पटना में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और उनके समर्थन में प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। फिलहाल यहां पर पूरी रात, और आज आमरण अनशन का दूसरा दिन है। प्रशांत किशोर खुद हमारे साथ है। प्रशांत जी, क्या जरूरत ऐसी पड़ गई, छात्र आंदोलन कर रहे थे कि आमरण अनशन करने की नौबत आ गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्या ज़रूरत पड़ गई? ज़रूरत इसलिए पड़ गई कि सरकार किसी भी हालत में यहाँ के लोगों के, यहाँ के बच्चों की बात को सुनने को तैयार नहीं है। पिछली बार जब छात्र संसद यहाँ हुई थी, उसके बाद एक यहाँ से मार्च निकाला गया था, जैसा कि आपको पता है। उसमें सरकार की ओर से ये ऑफ़र दिया गया था कि मुख्य सचिव बच्चों के डेलीगेशन से मिलेंगे, और उसके बाद उस प्रदर्शन को रोक दिया गया था। मुख्य सचिव से बच्चों की मुलाकात भी हुई, और लेकिन उसका कोई परिणाम निकला नहीं। बाद में बच्चों ने यहाँ तक भी कहा कि अगर आप मुख्यमंत्री एक बार मिल लें, मिलकर ये कह दें, बता दें कि भाई कोई अनियमितता नहीं हुई है और हम लोग री एग्ज़ाम नहीं करा सकते हैं, तो हम लोग बिना शर्त आंदोलन वापस लेने को तैयार हैं। लेकिन यहाँ नीतीश जी की संवेदनहीनता कह लीजिए या अहंकार कह लीजिए, वो ऐसा है कि उन्होंने बच्चों से मिलना भी गंवारा नहीं समझा। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो आपके पास लोकतंत्र में क्या हथियार रह गए? आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, धरने बैठ सकते हैं, मार्च निकाल सकते हैं, अनशन पर बैठ सकते हैं। और ये सिर्फ छात्रों के, अभ्यर्थियों का एक मामला नहीं है। पिछले 5, 7, 8, 10 सालों में जो पैटर्न आप देखते हैं कि समाज का कोई भी वर्ग वो आवाज़ उठाए, अपनी बात रखना चाहे, तो नीतीश जी और उनके सरकार के पास एक ही तरीका है, लाठी चला दो। पिछले 3 वर्षों में कुल अलग अलग 87 ग्रुपों पर लाठी चलाई गई है। तो आप ये समझिए कि चाहे आप पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हैं, या आप आंगनवाड़ी वर्कर हैं, सेविका हैं, शिक्षक हैं, संविदा कर्मी हैं, वित्त रहित शिक्षक हैं, यहाँ तक कि उनके अपने राजनीतिक सहयोगी भाजपाइयों ने जब यहाँ पर एक मार्च निकाला तो उनको भी दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। तो ये एक तरह से व्यवस्था बना दी है नीतीश कुमार ने कि समाजवाद का नाम लेते हैं, गांधी की बात करते हैं, लेकिन ये बड़ा दमनकारी, अलोकतांत्रिक तरीका है। हर व्यक्ति जो भी आवाज़ उठाए उसको मारो। उसके खिलाफ इसलिए नौबत आ गई कि किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। कितने लोगों, जो लोग आते हैं, संगठित होते हैं, प्रयास करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, लाठी मार के उनको भगा दिया जाता है। तो इसलिए मैंने तय किया कि मैं बैठता हूँ अनशन पर।
और इस बीच प्रशांत किशोर के अनशन के दौरान बड़ी संख्या में लड़कियां भी मौजूद थीं। उनकी क्या मांगे हैं, उन्होंने किस तरह से अपनी मांगों को रखा है सार्वजनिक स्तर पर, रूपेश ने उनसे भी जानने की कोशिश की है। उनकी बातचीत सुनिए। गांधी मूर्ति है, गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे यहाँ पर प्रशांत किशोर छात्रों के समर्थन में बैठे हैं। उनकी पार्टी के नेता भी हैं और बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो नारे लगा रहे हैं बीपीएससी डाउन, और एक ही मांग है कि री एग्जाम होना चाहिए। ये बताइए क्यों री एग्जाम होना चाहिए? हंगामा एक सेंटर पर हुआ, री एग्जाम की मांग आप लोग क्यों कर रहे हैं? होना चाहिए री एग्जाम। क्यों नहीं होना चाहिए? गलती किया है एक तो सबको सच थोड़ी मिला है, सबका री एग्जाम पूरा होना चाहिए। गलती किया है और एक अपना छुपाया है तो उसको देना पड़ेगा ना। अच्छा, आपको लगता है कि आप लोगों के मुद्दों को लेकर सियासत हो रही है? हाँ हो रहा है, हो रहा बहुत। मुद्दा कहीं भटक तो नहीं जाएगा? नहीं भटकेगा, हम लोग एकता है तो नहीं भटकेगा। आप लोग चाहते हैं कि राजनीति जो प्रशांत किशोर हो, बाकी जो नेता हो आपके आंदोलन में आए? हाँ सब आएंगे, हम लोग के साथ सब खड़े हैं, सब आएंगे। ये बताइए इधर ये क्या नाम है? कैसे आपको लगता है कि आप लोगों का ये जो आंदोलन है इसको सियासत ने हाईजैक कर लिया है? प्रशांत किशोर, पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, ये हाईजैक? नहीं, सियासत कुछ नहीं किया। जो भी किया है बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो किए, हम लोग के साथ अन्याय कर रहे हैं। पेपर लीक कैसे हो जाता है? बिहार के सबसे बड़ा आयोग है, जब ये लीक हो जाता है तो बाकी सब तो लीक होगा ही। ये सेटिंग हुआ है सर, हम लोग आ जाएंगे। हम और रूपेश कुमार के साथ धरना दे रही छात्रों से रूपेश कुमार ने, आपको बता दें, जो प्रशांत किशोर के साथ धरना दे रही थी, अलग से बातचीत की है हमारे सहयोगी रूपेश कुमार ने। जो छात्राएं बैठी हुई थी, अनशन में बैठी छात्राओं से बातचीत की है और छात्राओं को अनशन पर बैठने के लिए बुलाया गया प्रशांत किशोर की ओर से। प्रैक्टिस करने वाली छात्राओं को बुलाया गया है, भीड़ जुटाने के लिए फिजिकल प्रैक्टिस करने वाली छात्राओं को बुलाया गया। देखिए गांधी मैदान में प्रशांत किशोर धरने पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और उनके साथ छात्राएं बैठी थी। ये बताइए क्या मांग था आप लोग की? बीपीएससी। आप परीक्षा दी थी? परीक्षा दिए थे आप? जी। हैं? आप पूछ लीजिए। आप परीक्षा दी थी बीपीएससी की? नहीं, हम लोग तो पुलिस में, बिहार पुलिस। ठीक है, आप परीक्षा दी थी बीपीएससी की? नहीं, हम लोग बिहार पुलिस का तैयारी में है। हम यहाँ कहाँ बैठे थे आप लोग? यहाँ हम लोग सर के साथ सुबह बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है इसलिए धरना पे बैठे। लीक हुआ है? आप परीक्षा दी थी? हाँ। परीक्षा दी थी तुम? परीक्षा नहीं दिया था, परीक्षा आने वाला है। कैसे कर रही हो? पेपर लीक हुआ? जैसे पेपर लीक हुआ है सारा परीक्षा दी थी? नहीं आप परीक्षा दी? आप अनशन पर बैठे थे धरना पर? हाँ बैठे थे। परीक्षार्थी नहीं हो? नहीं। आप परीक्षा दी थी? हाँ दिए थे। बीपीएससी की? है उसके समर्थन में है क्योंकि आप परीक्षा दी थी बीपीएससी? नहीं दिए थे। आप धरने पर बैठी थी? हाँ आप परीक्षा दी थी? नहीं, धरने पे गए थे। धरने पे केवल गए थे। क्यों धरने पर गए थे? बीपीएससी के परीक्षार्थी नहीं है? नहीं। तो फिर यहाँ बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं यहाँ गांधी मैदान में। आपको किन लोगों ने कहा कि आइए यहाँ धरने पर बैठिए? ये लोग गए थे ना सर, कौन सर? वो प्रचार कर रहे हैं जो प्रशांत किशोर? हाँ हाँ वही वो गए थे हाँ। गांधी मैदान में? हाँ। और आप लोगों को क्या बोले? बोले कि मतलब आने के लिए। यहाँ धरने में? हाँ प्रशांत किशोर को पहचानती हैं आप? नहीं अभी पहचाने, हम कल एकेडमी ज्वाइन किए हैं। अच्छा, हाँ तो प्रशांत किशोर ही आकर बोले? हाँ नहीं और भी लोग थे। मैंने वो भी थे, प्रशांत किशोर भी थे? हाँ क्या बोले वो? नहीं मतलब वो बोले कि आइए 10 मिनट के लिए, अगर ट्रेनिंग पूरा हो जाता है तो बीपीएससी के री एग्जाम के लिए, तो चोरी रोकने के लिए। अच्छा, हाँ अभी आप लोग आकर यहाँ बैठी थी। हाँ। आप क्या करती हैं? अभी रनिंग करके आए हैं ना, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। रनिंग की? हाँ अभी तो यहाँ गांधी मैदान में सुबह सुबह आप लोग रनिंग करने आते हैं? रुक जाओ भाई। अच्छा, कब से यहाँ गांधी मैदान में आप रनिंग कर रही हैं? अभी तो हम कल आए। हाँ कल से यहाँ रनिंग शुरू की हैं? तो कुछ मुद्दा पता है क्यों ये डिमांड हो रहा है? हाँ बीपीएससी जो पेपर लीक हुआ है ना, री एग्जाम के लिए, इसी के लिए हो रहा है। अच्छा, तो आप परीक्षा देना चाहती हैं बीपीएससी की आगे? अभी जो लोग दिए हैं, देना चाहते हैं, अभी नहीं दिए। लेकिन इस बार आप परीक्षार्थी हैं। तो रूपेश की बातचीत आपने सुनी, पोल यहाँ पर खुलती है। रूपेश हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं। रूपेश, जब आप बातचीत कर रहे थे तो साफ साफ छात्राएं वो भी नहीं थी जिन्होंने बीपीएससी दिया है, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जिन्होंने परीक्षाएं दी वो है ही नहीं छात्र छात्राएं यहाँ पर, और बुलाया जा रहा है। ये पोल खोलता है कि किस तरह से अनशन वर्सेस प्रदर्शन हो रहा है, राजनीतिक रूप ले चुका है पूरा आंदोलन। देखिए, उन छात्राओं ने सियासत को एक्सपोज किया है। सिर्फ प्रशांत किशोर को ही नहीं, पप्पू यादव के आंदोलन में छात्र नहीं हैं,
गर्दनी बाग में जहां छात्रों की बड़ी संख्या जुटती थी वहां जोश दिखता था जब सिर्फ छात्र थे, लेकिन जब से सियासत की एंट्री हुई है छात्र भ्रमित हैं, छात्र नदारद हैं एक तरह से कहें। न छात्र अपने धरना स्थल पर हैं, न पीके के पीछे हैं, न पप्पू यादव के पीछे हैं। आप देखिए जहां हम हैं वहां देखिए, ये भी सब राजनीतिक दलों के जो छात्र संगठन हैं उनसे जुड़े हुए नेता हैं। गांधी मैदान में हर रोज़ बड़ी संख्या में फिजिकल जो सिपाही बहाली अभी होने वाली है उसकी तैयारी करने के लिए छात्राएं ज़्यादा, क्योंकि छात्राओं को यहां पर रिजर्वेशन मिला हुआ है, लिहाजा छात्राएं बड़ी संख्या में फिजिकल की तैयारी करती हैं। और उन्होंने ये खुलासा किया कि प्रशांत किशोर अपने कुछ साथियों के साथ गांधी मैदान में गांधी मूर्ति अनशन स्थल से मैदान में आए थे और उन्होंने कहा कि 10 मिनट के लिए आप लोग हमारे अनशन स्थल पर आइए। और वाकई 10 मिनट तक मुझे भी आश्चर्य लगा, मैं वहाँ मौजूद था, कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में ये छात्राएं कहां से पहुंच गई। ज़्यादातर छात्राएं थी, पूरी गांधी मूर्ति की सीढ़ी जो भर गई, बीपीएससी डाउन डाउन नारेबाजी हुई और 10 मिनट के अंदर वो नारेबाजी समाप्त हुई और छात्राएं उठकर जाने लगी। तब मैंने जानने की कोशिश की कि आखिर ये छात्राएं कौन हैं, क्यों अचानक आई, नारेबाजी हुई और चली गई। तब छात्राओं ने यह खुलासा किया कि प्रशांत किशोर खुद अपने साथियों के साथ आकर के और रोज़ दौड़ लगाने वाली सिपाही बहाली फिजिकल की तैयारी करने वाली छात्राओं के पूरे समूह से उन्होंने कहा कि आप 10 मिनट के लिए हमारे अनशन स्थल पे आइए। जाहिर सी बात है प्रशांत किशोर के साथ भी कुछ ही छात्र हैं और उसके अलावा जो परीक्षार्थी हैं वो उनके साथ नहीं हैं। ये एक चिंता का कारण कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को रहा होगा कि कहीं प्रशांत किशोर से ये सवाल पूछे भी जा रहे हैं कि छात्र आपके साथ नहीं हैं। जिस दिन लाठीचार्ज हुआ उस दिन उन्होंने छात्र संसद बुलाई थी, उस दिन छात्र उनके साथ थे, लेकिन लाठीचार्ज के बाद रुपेश अब तो लड़ाई इस बात पर आ गई है कि मैं डाल तू पात, ये लड़ाई आ गई है कि कौन राजनीतिक समर्थन किसका ज्यादा है छात्रों को, और छात्र छात्राएं किसकी अनशन में, किसके प्रदर्शन में ज्यादा जुट रहे हैं। अब लड़ाई इस कदर आ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश तस्वीरें दिखाने के लिए। अब तो आयशा भी लगातार विरोध प्रदर्शन पर उतारू है, इस पर नजर रहेगी हमारी। फिलहाल एक अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। धार में भोपाल गैस त्रासदी का कचरा जलाने का विरोध हो रहा है। कचरा जलाने के विरोध में पथराव के बाद लाठीचार्ज तक हो गया। कचरा जलाने के खिलाफ धरने पर बैठे हैं लोग। धार के पीथमपुरा में जलाया जाना है कचरा जो कि गैस त्रासदी का है। लोगों को डर ये है कि कचरा जलाने से और ज्यादा खतरा बढ़ेगा, संक्रमण का खतरा बढ़ेगा, और इसी वजह से लोग प्रदर्शन कर रहे थे। फिर पथराव भी हो गया और फिर लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को, शांत कराना पड़ा मामले को। दरअसल यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा पहुंचा पीथमपुर। जी हां, विशेष सुरक्षा के बीच 12 कंटेनर्स में ये कचरा पहुंचा है जो कि भोपाल गैस त्रासदी का रहा। पीथमपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में जलाया जाएगा। प्लांट से 1 किलोमीटर पहले रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है। किसी को प्लांट तक जाने की अनुमति इजाजत नहीं है। और भोपाल से यूनियन कार्बाइड का 358 टन जहरीला कचरा 12 कंटेनर्स में पीथमपुर की रामकी कंपनी पहुंच चुका है। लोग भारी विरोध कर रहे हैं इसका, इसलिए कड़ी सुरक्षा में कचरा कंपनी तक पहुंचाया गया। साथ ही प्लांट तक किसी को जाने की इजाजत नहीं है। आज से ही कचरे को जलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रक्रिया वैज्ञानिक तरीके से अंजाम दी जा रही है। इधर पीथमपुर बस स्टैंड पर बड़ी संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन पर आमदा हैं, जिनको तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। लोगों का विरोध है कि इससे संक्रमण बढ़ सकता है। अब आपको बताते हैं कि विरोध करने वालों का क्या तर्क है और सरकार ने क्या भरोसा दिया है। विरोध में तर्क ये दिया जा रहा है कि जहरीला कचरा जलाने से खतरा बढ़ जाएगा। सरकार ये कह रही है कि 25 साल में केमिकल का असर खत्म हो जाता है, जिसका कोई असर बचता नहीं है, जबकि इस कचरे को 40 साल हो चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि कचरा जलाकर जान खतरे में सरकार डाल रही है लोगों की। मोहन यादव सरकार ने भरोसा ये दिया है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, वैज्ञानिक पद्धति से कचरे का निपटारा हो जाएगा। इसके लिए हाईकोर्ट अलग अलग विभागों के सुझाव लिए भी गए हैं। अब लोगों को डर ये है कि कचरा जलाने से जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, वो प्रदूषित होगा, पॉल्यूटेड होगा, और जिसकी वजह से लोगों तक ये पॉल्यूटेड हवा पहुंचेगी। सरकार ये कह रही है इसके तर्क में कि कचरे के निस्तारण से प्रदूषण होने का डर नहीं है, तो इसे मशीनों के सहारे निपटारा हो जाएगा। अब कचरा जलाने पर एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा है कि 358 टन कचरा, जिसमें 60% मिट्टी, बाकी केमिकल है, 25 साल में केमिकल बेअसर हो जाता है। ये सीएम की ओर से कहा गया। मौजूदा कचरे को 40 साल हो चुके हैं। इसका मतलब इसका पूरा असर जो है वो खत्म हो चुका है। मोहन यादव का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं।
पर कल अपने यहाँ से भोपाल से ये कचरे को योग्य जगह पहुँचाया भी है और मुझे इस बात का संतोष है कि अभी तक की हमारी सारी गतिविधियों में जो हमने निर्णय किया था वो शांतिपूर्वक रहा। पूरा प्रदेश का कहीं भी किसी प्रकार की कष्ट हो जाए ये हमारे सबके लिए विषय रहता है। इसीलिए हमने हमारे यहाँ के बाद दोपहर में हमारा प्रयास भी है कि हम सभी लोगों को विश्वास में लेके चलें, सभी लोगों को सारी जानकारी पारदर्शिता के साथ सामने रखें और इस मुद्दे का राजनीतिकरण न होने दें। 358 टन ये कचरा है, केमिकल वेस्ट है। शुभम गुप्ता हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शुभम, सीएम तो कह रहे हैं कि 40 साल हो चुके हैं, इसका निस्तारण, इसको डिस्कार्ड किया जाना जरूरी था केमिकल वेस्ट को, लेकिन लोग मान नहीं रहे। लोगों की क्या मांगे? देखिए निधि, 40 साल हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात तो यही है कि 40 सालों से भोपाल में जो जूनियर कार्बाइड फैक्ट्री थी वहां से इस कचरे को हटाया नहीं गया। आज भी वो फैक्ट्री वैसी थी। ऐसे में मोहन सरकार ने इनिशिएटिव लिया, हाईकोर्ट का हालांकि आदेश था और उसके बाद इस कचरे को पीथमपुर भेजा गया। पीथमपुर इसलिए भेजा गया है क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल हब है और यहाँ पर फैक्ट्रीज में ही इस कचरे को निष्पादित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जो बातें कही है उससे ये स्पष्ट है कि सबसे पहले तो इसको लेकर एक टेस्ट करवाया गया है, यानी कि कुछ टन कचरा पीथमपुर भेजा गया और वहां पर उससे जलाया गया। उससे ये देखा गया कि कहीं इससे प्रदूषण तो नहीं फैल रहा है, पानी दूषित तो नहीं हो रहा है। दूसरी बात, जो वहाँ के लोगों में एक भ्रम भी फैल गया है कि यहाँ पर काफी प्रदूषण होगा, नदी प्रदूषित हो जाएगी, पानी प्रदूषित हो जाएगा, उसको लेकर भी कल हमने मुख्यमंत्री से जब सवाल किया तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कहा कि ये एक प्रक्रिया होगी, वैज्ञानिक प्रक्रिया रहेगी और इसमें जो भी राख उड़ेगी वो भी एक कंटेनर में रखी जाएगी, यानी कि हवा में भी प्रदूषण फैलने का कोई काम नहीं है। तो मगर फिर भी लोगों को ऐसा लगता है, पीथमपुर के लोगों को या जो कांग्रेस के भी लोग उससे जुड़े हुए हैं, कि जैसी भोपाल की त्रासदी रही थी 40 साल पहले, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर वैसा ही कुछ ना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम आपका ये डिटेल में जानकारी देने के लिए। तो शुभम बता रहे थे कि लोग चिंतित हैं, व्यथित हैं इस बात को लेकर कि कहीं ये कचरा उनके जीवन में एक संकट न लेकर आ जाए, लेकिन सरकार भरोसा दिला रही है कि कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं और अब महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। सामना में सीएम फडणवीस की जमकर तारीफ की गई है। उद्धव ठाकरे के अखबार में देवेंद्र फडणवीस की तारीफ हुई है। फडणवीस की तारीफ में सामना में संपादकीय बाकायदा लिखा गया है। गढ़चिरौली के विकास के लिए फडणवीस प्रशंसा के पात्र हैं, ये लिखा गया है। नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली से विकास कार्य की शुरुआत की है देवेंद्र फडणवीस ने, ये भी उनकी तारीफ में कहा गया है। गढ़चिरौली का विकास आदिवासी समुदाय का विकास है सामना में, लेकिन एकनाथ शिंदे की आलोचना की गई है। देखिए, महाराष्ट्र संगीत का प्रेमी है। यहाँ बहुत से सुर मिलते हैं, कभी बेसुरे हो जाते हैं, लेकिन संगीत यहाँ हमेशा रहता है और हमारे राजनीति में भी सुर और ताल हमेशा रहा महाराष्ट्र के। बात है कि देवेंद्र फडणवीस की उनका जो हमने आज अभिनंदन किया है, सराहना की, क्यों किया? एक अच्छा काम किया है सरकार ने। जरूर हम अपोजिशन में बैठे हैं, लेकिन हमारी महाराष्ट्र से नाता है, राज्य हमारा है और इस राज्य में गढ़चिरौली जैसे जिले में जो नक्सलवाद है, वो नक्सलवादी अगर आत्मसमर्पण करते हैं और संविधान का मार्ग अपनाते हैं मुख्यमंत्री के सामने, तो उनका हम स्वागत करें। एक वक्त था जब संजय राउत ने कहा था कि आदिवासी समुदाय के लिए कुछ नहीं सोचती देवेंद्र फडणवीस की सरकार, लेकिन अब तारीफ हुई है। सामना में फडणवीस की तारीफ अहम क्यों है? अटकलें दरअसल ये हैं कि शरद पवार अजित पवार में सुलह संभव है। दूसरी बड़ी बात कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आ सकते हैं, ये भी समीकरण हो सकते हैं। उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन से नाराज चल रहे हैं। उद्धव ठाकरे को बीजेपी से अलग होने का पछतावा भी है। वहीं पांचवी बड़ी बात कि बीएमसी चुनाव को लेकर भी कुछ नया प्लान सामने आ सकता है। तो ये 5 समीकरण हैं जिसके जरिए ये बताया जा रहा है कि सामना में देवेंद्र फडणवीस की तारीफ के मायने हैं। शिवसेना भवन के सामने से संवाददाता जयप्रकाश सिंह ने इस तारीफ पर एक रिपोर्ट भेजी है, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज उद्धव ठाकरे के मुखपत्र सामना के अखबार में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जमकर तारीफ की गई है। वैसे तो शिवसेना उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच 2019 से ही नहीं बन रही है, लेकिन जिस तरीके से आज देवेंद्र फडणवीस की सामना अखबार में तारीफ की गई है, उससे ये
संभावनाएं भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं कि क्या कहीं आने वाले समय में शिवसेना उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी एक साथ मिलने तो नहीं जा रहे हैं। आज दोपहर सामना अखबार में जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस को गढ़चिरौली का मसीहा बताया गया है, आदिवासियों के लिए बेहतर काम करने वाला मुख्यमंत्री बताया गया है, और ये भी बताया गया है कि जिस तरह से गढ़चिरौली में नए साल की शुरुआत देवेंद्र फडणवीस ने वहां रहकर वहां के आदिवासियों के साथ मिलकर बिताई, उससे ये साबित होता है कि देवेंद्र फडणवीस के पास गढ़चिरौली को लेकर बहुत बड़ा रोड मैप है। वो आदिवासी इस जिले को स्टील जिले के रूप में तब्दील करना चाहते हैं, यानी नक्सल जिले से स्टील जिले के रूप में तब्दील करना चाहते हैं। आदिवासियों को लेकर देवेंद्र फडणवीस की सोच बहुत अच्छी है। अब ये देवेंद्र फडणवीस की जो तारीफ है उससे कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को अच्छा नहीं लग रहा होगा। उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि एक बार फिर 2019 के पहले, जैसे 2014 से 2019 के बीच देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तो शिवसेना उद्धव ठाकरे उनके साथ सहयोगी थे, तो कहीं वैसे आसार दोबारा तो नहीं बन जाए। आखिर क्या वजह है कि देवेंद्र फडणवीस को लेकर उद्धव ठाकरे इतने नरम रुख अपना रहे हैं? महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ भी हो सकता है। ये 2019 के बाद महाराष्ट्र की जो 12 करोड़ जनता है उसने देखा हुआ है। और दूसरी तरफ महत्वपूर्ण बात यह है कि अजीत पवार, शरद पवार के एक साथ आने की भी खबर है, एकनाथ शिंदे की नाराजगी की भी खबर है। तो ऐसी तमाम खबरों के बीच देवेंद्र फडणवीस की उद्धव ठाकरे के मुखपत्र के जरिए तारीफ राजनीतिक हलकों में जरूर हलचल मचा रही है। कैमरामैन सुभाषिस के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 मुंबई। तो शिवसेना के मुखपत्र सामना में तारीफ की गई है, देवेंद्र फडणवीस की मुख्यमंत्री की तारीफ हुई है। हमारे साथ जयप्रकाश सिंह इस वक्त सीधे रुख कर रहे हैं उनका, हमारे साथ जुड़ गए मुंबई से। जयप्रकाश, इस तारीफ के पीछे एक तीर से कितने निशाने साधे जा रहे हैं शिवसेना की ओर से? जी बिल्कुल निधि, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट ये फैक्टर है। जैसे ही ये सामना में खबर आई है एडिटोरियल में कि फडणवीस जो है वो मसीहा है, गढ़चिरौली के आदिवासियों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे, जो गार्जियन मिनिस्टर थे एकनाथ शिंदे, वो सिर्फ मोटरसाइकिल पे घुमा करते थे, लेकिन फडणवीस ग्राउंड जीरो पर हैं। वो नक्सल जिले को स्टील जिले में तब्दील करना चाहते हैं। तो कई प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। संजय राउत ने तो कहा ही है, सुप्रिया सुले की प्रतिक्रिया आई है, वो कह रही हैं कि इसके पहले RR पाटिल जो उनके गृह मंत्री थे वो भी गढ़चिरौली जाते थे, आदिवासियों से मिलते थे। और ये अच्छी बात है। 4 बजे सुनील तटकरे जो अजीत पवार गढ़ के सांसद हैं और महाराष्ट्र के NCP के जो अध्यक्ष हैं वो भी मीडिया से मिल रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इसके कई मायने हैं। उद्धव ठाकरे की ये नरमाई जो है देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी को तो अच्छी लग रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे को खास तौर पर अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना छोड़कर अपनी नई शिवसेना, पुरानी शिवसेना उन्होंने काबिज की और उद्धव ठाकरे को नया चुनाव चिन्ह लेना पड़ा। तो एकनाथ शिंदे तो पहले सीएम पद से नाराज हैं, उसके बाद उनको गृह मंत्रालय नहीं मिला, और अब ऐसे में उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की नज़दीकी कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को तकलीफ में डाल रही है। आने वाले समय में 3-4 महीनों के भीतर 16 महानगर पालिकाओं के चुनाव है, नगर निगम के चुनाव है, स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी अगर हाथ मिलाती है या साथ आती है, ऐसे कोई आसार नजर आते हैं, तो उसका फायदा इन्हें तो होगा, लेकिन नुकसान जो है वो अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को होगा। और यही वजह है कि महाराष्ट्र में 2 बड़ी खबरें चल रही हैं। पहली तो ये कि शरद पवार और अजीत पवार एक साथ आ सकते हैं, उस पर भी सुप्रिया सुले ने कहा है कि दोनों परिवार एक हैं और परिवार एक कभी भी आना किसी के घर पर जाना इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये निश्चित तौर पे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए मैं सुप्रिया सुले की प्रतिक्रिया एक बार दर्शकों को हम दिखा देते हैं। देवेंद्र फडणवीस की सुप्रिया सुले ने तारीफ की है, सीएम की तारीफ की है, अच्छा काम कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, ये सुप्रिया सुले की तरफ से कहा गया है। शरद पवार, अजित पवार पर सुप्रिया सुले कहीं उन्होंने कहा है कि परिवार को लेकर हमेशा एक भावना है। अच्छी बात है, आपको याद होगा RR पाटिल जी ऐसे करते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो काम RR पाटिल जी ने जब खुद होम मिनिस्टर बने थे तब वो गढ़चिरौली बहुत जाते थे, और वो अच्छा काम आज देवेंद्र जी ही आगे ले रहे हैं। हम सबके लिए अच्छी बात है, माओवाद हो या जो टेररिज्म हो उसके खिलाफ हम सभी हैं उस बारे में। जयप्रकाश, कई सारी महत्वाकांक्षाएं, एक तरफ ये है कि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक हो सकते हैं, दूसरी तरफ ये है कि अजित पवार, शरद पवार, चाचा भतीजे एक हो सकते हैं। इसको लेकर सुप्रिया सुले ने भी इशारा किया।
कहीं ये बीएमसी चुनाव को लेकर रस्साकशी तो नहीं चलेगी आगे, या समीकरण आगे बनाने की कोशिश तो नहीं होगी? जी बिल्कुल सही कहा निधि आपने। देखिए मुंबई महानगर पालिका में कुल 227 सीटें हैं और मुंबई महानगर पालिका में अब तक जो अपर हैंड पार्टी रही है वो शिवसेना उद्धव ठाकरे ही रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है खासतौर पर विधानसभा चुनाव में, उसके बाद कई वार्ड में यानी कई कॉरपोरेशन के वार्ड में बीजेपी काफ़ी मजबूत हो गई है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे को अब ये जरूर कहीं ना कहीं अपनी जड़ों को मजबूत करना होगा, कार्यकर्ताओं को जो है ज़्यादा मिलना होगा। इसी वजह से 9 तारीख और 10-11 तारीख को जो है उद्धव ठाकरे अपने पार्टी के पदाधिकारियों से वार्ड वाइज मिल रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे के जो सामना है उसमें कभी भी ऐसी कोई खबर नहीं आई, एडिटोरियल नहीं आया जिसमें देवेंद्र फडणवीस को लेकर इतना ज्यादा उनकी तारीफ की गई हो। इसलिए इसके कई मायने तो जरूर निकल रहे हैं। एक तरफ ये भी खबर है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक पारिवारिक कार्यक्रम में मिले और वहां दोनों ने हंसते हुए बात की, फोटो खिंचाया और वो उनकी जो राज ठाकरे उनकी ठीक है, इस तारीफ के कई रास्ते मिलते हैं। पहले सामना में तारीफ हुई, संजय राउत को हमने सुना है, लेकिन सुप्रिया सुले का फिर से आपको बयान सुनाते हैं। उन्होंने कैसे देवेंद्र फडणवीस की गढ़चिरौली के मुद्दे पर तारीफ की है, सुनिए जरा। नहीं, ऐसा है कि एक चीज दिख रही है कि सरकार को इतना बड़ा मैंडेट मिला है और उसके बाद एक ही आदमी देख रहा है कि बहुत ताकत से काम कर रहा है, उसका नाम है देवेंद्र फडणवीस। बाकी कोई दिख ही नहीं रहा है। तो सिर्फ मिशन मोड में देवेंद्र जी ही काम कर रहे हैं सरकार में, ऐसा तो दिख रहा है सब जगह। टीवी भी कहीं देखो सिर्फ देवेंद्र जी दिखते हैं। और आइए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भेजी चादर निजामुद्दीन दरगाह पहुंच गई है। जी हां, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने चादर चढ़ाई है। अजमेर शरीफ दरगाह के लिए भी चादर भेजी गई है। प्रधानमंत्री ने 11वीं बार दरगाह के लिए चादर भेजी है। निजामुद्दीन चिश्ती की 813वीं उर्स के लिए ये चादर इस मौके पर भेजी गई है। कार्यकाल की शुरुआत से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चादर भेजते आ रहे हैं। देखिए, ये दरगाह शरीफ हज़रत निज़ामुद्दीन में आना हमारे लिए एक किस्मत की बात है कि इतना सब करोड़ों लोग मानते हैं, ऐसे दरगाह में मुझे आने का मौका मिला। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो चादर है अजमेर दरगाह शरीफ में जाने का है, उसको हम लोग यहाँ निज़ामुद्दीन से होते हुए ले जा रहे हैं। तो हमारे साथ में जमाल सिद्दीकी साहब और काफ़ी लोग हमारे मंत्रालय के अल्पसंख्यक मंत्रालय के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, सब अजमेर जाएंगे और कल अजमेर दरगाह में चादर को हम चढ़ाएंगे। तो ये दुआ लेकर के प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है, मोहब्बत का, भाईचारा का संदेश लेकर के हम जा रहे हैं। और जब किरेन रिजिजू ने निजामुद्दीन दरगाह पर चादर चढ़ाई, तब संवाददाता अभिजीत ठाकुर वहीं पर मौजूद थे। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू पहुंचे हैं निजामुद्दीन दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए और आपको हम सीधे तस्वीरें यहां से दिखा रहे हैं। निजामुद्दीन दरगाह पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यहां पर पहुंच गए हैं। उससे पहले सुरक्षा के तमाम इंतजाम यहां पे किए गए थे और ये इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि पहले निजामुद्दीन दरगाह पर चादर चढ़ाई जाएगी और उसके बाद चादर यहां से अजमेर शरीफ को जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये चादर हर साल भेजी जाती रही है अजमेर शरीफ के लिए, लेकिन इस बार यहाँ निजामुद्दीन से होते और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उनके साथ तमाम जो बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जो नेता हैं वो भी हैं और जो दरगाह कमेटी के लोग होते हैं वो भी आपको दिखाई देंगे तस्वीरों में। तो आज यहाँ पर पहुँचे हैं और ये अब चादर चढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू यहाँ पर हो चुकी है। ये तस्वीरें हम आपको निजामुद्दीन दरगाह से दिखा रहे हैं। तो ये चादर जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा जो है भेजी गई है और जिसको अल्पसंख्यक मंत्री जो है केंद्र के किरेन रिजिजू वो लेकर यहाँ पर आए हैं और उसके बाद यहाँ से अजमेर शरीफ को भी चादर जाएगी, वहाँ पर चादर चढ़ाई जाएगी। और आइए बात मौसम की कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कश्मीर के अधिकतर इलाकों में पारा माइनस में पहुंच चुका है। शोपिया, अनंतनाग, पुलवामा जैसे इलाकों में तापमान -8 डिग्री तक जा चुका है और पुंछ में भारी बर्फबारी के चलते इन दिनों अधिकतर रास्ते भी बंद हैं। यहां बर्फ हटाने में प्रशासन जुटा है, तो वहीं बांदीपुरा में भी बर्फबारी के चलते आवाजाही ठप है। सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जमा है। कुपवाड़ा में बताएं आपको तो मौसम की पहली बर्फबारी से लोगों के चेहरे जरूर खिल गए हैं। गुलमर्ग में बर्फबारी हो रही है, बार बार बर्फबारी हो रही है और होटल हाउसफुल है इस वक्त।
घाटी में बर्फबारी के बीच शीतलहर ने लोगों को घर में दुबकने को मजबूर कर दिया है। और इस बीच लद्दाख से भी तस्वीरें आई हैं। भारी बर्फबारी से रास्ते बंद हो गए हैं। कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाला जोजिला पास बंद कर दिया गया है। श्रीनगर लेह हाईवे से बर्फ हटाने का काम जारी है। लद्दाख में -8 डिग्री तक पारा लुढ़क गया है। जोजिला दर्रा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये पास बंद कर दिया गया है। यहाँ पर भारी बर्फबारी हुई। श्रीनगर में कड़ाके की ठंड के बीच डल झील की तस्वीरें भी आई हैं। पूरी जम गई है डल झील। देखिए टीवी 9 संवाददाता महराज अहमद की रिपोर्ट। कश्मीर घाटी में बर्फबारी के बाद कहा जा सकता है कि जो पारा है वो अभी भी 0 से कई डिग्री नीचे कश्मीर घाटी के बहुत सारे इलाकों में चल रहा है। विशेषकर बात करें श्रीनगर की, हम श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के छोर पर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो परत है ये जम गई है। और ये डल झील का पानी है जो कि ऐसी स्थिति में जब तापमान माइनस में होता है तो ये डल झील का पानी जो है इसी तरीके से जम जाता है। इसको हाथ में भी उठाना जो है काफ़ी मुश्किल होता है। और ये देख सकते हैं आप, ये पानी के डल झील के पानी की परत है जो अभी माइनस तापमान के चलते जो है लग गई है या जम गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक रेगिस्तान जैसे जिसको कह सकते हैं बर्फीले रेगिस्तान की शक्ल जो है पूरे डल झील ने इख्तियार की है। और अब तस्वीरें आपको श्रीनगर के गुलमर्ग की दिखाते हैं। यहाँ का ड्रोन वीडियो सामने आया है। गुलमर्ग में बर्फबारी के चलते सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। इस ड्रोन वीडियो में जहां तक नजर आपकी जाएगी आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। गुलमर्ग में इस समय पारा -4 डिग्री तक पहुंच चुका है। तो ये ड्रोन शॉट आपको दिखा रहे हैं। जो तस्वीरें आई हैं गुलमर्ग से, सफेद चादर में लिपटा हुआ गुलमर्ग का इलाका। और ये तस्वीरें बहुत शानदार तस्वीरें हैं। ये कश्मीर है लेकिन कश्मीर में माइनस तक पारा चला गया है। लोगों के चेहरे खिल गए इन तस्वीरों को देखकर, जो पर्यटक वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन गुलमर्ग का नज़ारा किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा। और कश्मीर के कुपवाड़ा में भी तस्वीरें आई हैं। लोग लंबे समय से बर्फबारी का यहाँ इंतजार कर रहे थे। यहाँ भी मौसम की पहली बर्फबारी से लोग बेहद खुश हैं। रुक रुक कर लगातार बर्फबारी हो रही है सड़कों पर, लेकिन जो बर्फ जमा है उसे हटाने का काम भी जारी है। और पुंछ और राजौरी को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाली मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम भी जारी है। कुछ तस्वीरें और आपको दिखाते हैं। कश्मीर से लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। डोडा इलाके से तस्वीर आपको जम्मू कश्मीर की दिखाते हैं। बर्फबारी के बाद बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें डोडा के भलेका इलाके की हैं। लगातार बर्फबारी यहाँ भी हो रही है। सन्नाटा पसरा है। अगले कुछ दिनों तक बर्फबारी का अनुमान भी जताया गया है।